जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे ध्यान में लाया गया कि स्टेनो का प्रीवियस ईयर बताइए आप। ठीक है, स्टेनो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2021 के ही हैं। अच्छा लगा, मतलब क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे या फिर मुझे लगा कि हाँ जिसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी को बताने की, मतलब किसी टीचर की हेल्प चाहिए उसमें, तो वही वाला क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए। वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं उठाए थे। ठीक है, स्टेनो का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सारे। क्या क्वेश्चन है कि योर सन हैज नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट ही हैज बीन वेरी। पहला है कोऑपरेटेड, पहला है ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला है कोऑपरेटेड, दूसरा है कोऑपरेटिव, और तीसरा है कोऑपरेशन। कोशिश है कि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। अब बताइए, कोशिश करिए बताने की कौन सा है। देखिए, आप वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश जरूर करें। देखिए, कोऑपरेटेड, जैसा कि कोऑपरेट एक वर्ब है, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, हेल्प करना। तो कोऑपरेट का ये V2 या V3 फॉर्म कुछ भी हो सकता है, तो ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? कोऑपरेटिव एडजेक्टिव है। और ये TION मैंने बताया था, जिसमें लगता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ये एडजेक्टिव है, नाउन। अब बताइए इसमें कि क्वेश्चन को हम क्या चाहिए, क्वेश्चन की नीड क्या है? क्वेश्चन की नीड वर्ब तो है नहीं, क्योंकि ही हैज बीन वेरी, वेरी लग गया, क्योंकि वेरी क्या है हमारा यहाँ पे? वेरी हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। वेरी हमारा एडवर्ब है। वेरी के बाद यहाँ पे हमें एक चाहिए एडजेक्टिव या नाउन। तो आप कॉपरेशन रख के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि गलती हो रहा है, इसलिए आपको कॉपरेटिव रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि योर सन हैज नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट ही हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव। ठीक है, क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। पहला वाला मतलब था कि योर सन हैज नॉट कॉज्ड, कोई प्रॉब्लम आपके सन ने नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव था, बहुत ही सहयोगी था, हेल्पिंग पर्सन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आशा करते हैं आप बताए होंगे। सॉरी, आप बताएंगे कहां से? हमने ऑप्शंस तो लिखा ही नहीं है। ऑप्शन है हमारी ये जो सो है ना, सो के बदले में यूज करना है। एक है दो, एक है सो दैट, एक है बट। हाँ, अब आप पॉज करके बताइए। अब आप कोशिश करिए कि तीनों में से कौन सा लग रहा है आपको, या फिर नो इंप्रूवमेंट होगा, मतलब सो का सो ही होगा। क्वेश्चन क्या है कि आर यू ट्राइंग टू से, कि आप कहना चाहते हो दैट यू आर स्टूपिड, कि तुम स्टूपिड हो। सो प्राउड ऑफ यू, सो मतलब इसलिए प्राउड हो, इस पे तुम्हें गर्व है इस पे कि तुम स्टूपिड हो। तो यहाँ पे सो नहीं होगा, इसलिए प्राउड ऑफ, सो का कोई फॉर्म नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, सो तो गलत हो गया। बचा दो, इसको दो बोलते हैं ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन दो है, लेकिन आप चाहे तो दो भी बोल सकते हैं ऐसे करके, दो। अरे कौन देखने आ रहा है क्या बोल रहे हो आप? मुझे लगता है कंफर्टेबल दो बोलने लगता है, लेकिन खैर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, दो। तो खैर क्या है? दो हो सकता है, दो का मतलब यद्यपि है, तो दो हो सकता है क्या? यद्यपि। आप फिल करके देखो, जैसे आर यू ट्राइंग टू से दैट यू आर स्टूपिड, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम स्टूपिड हो, यद्यपि इस पे गर्व करते हो। तो दो भी उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। प्रेफरेंस होता है, मैंने बताया कि ऑप्शंस में प्रेफरेंस होता है, कौन ज्यादा बेस्ट बैठ रहा है, कौन उसमें बेस्ट है। ठीक है, बेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट कौन है। तो सो दैट का मतलब हो गया इसलिए, सो दैट का मतलब इसलिए कि तुम प्राउड करते हो, यद्यपि तुम प्राउड करते हो, लेकिन तुम प्राउड करते हो। तो लेकिन सबसे फिट बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बट होगा। ठीक है, हालांकि एंड ऑप्शन भी रहता तो वो भी होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि तुम्हें, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम एक स्टूपिड हो और तुम्हें इस पर गर्व है, तो और आता ना कि और तुम्हें इस पर गर्व है, तो इसलिए एंड भी फिट बैठ सकता था। अब एक बात और आपको बता देते हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन आप देखें। हाँ, इसमें बताइए कौन सा एरर है किसमें, ABCD में। ये आपको बता दें तब तक कि जो एंड है और बट, दोनों ऑप्शन सही थे। काफी ये काउंटर करते हैं एक दूसरे के, इसलिए दोनों ऑप्शंस कभी नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा आप ना सोचो कि अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो ऐसा काम SSC वाले नहीं करेंगे। इतना बड़ा पाप तो SSC नहीं करेगी। आशा करते हैं कि आप इसमें इसका आंसर आप बताए होंगे, कौन सा आंसर होगा। क्या है तीसरा क्वेश्चन हमारा? क्या हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स। यहाँ पे हिट्स का मतलब पहुंच जाना, हिट्स मतलब यहाँ पहुंच जाना है। ठीक है, जब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हिट करता है 45 डिग्री सेल्सियस और इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। एक हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए समर के दिनों में। तो पहली बात की है, हीट वेव इज डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि इज है। तो इस के बाद कभी भी डिक्लेयर कैसे आएगा? क्योंकि डिक्लेयर नाउन तो है नहीं, यहाँ वर्ब लेना है, तो डिक्लेयर होगा डिक्लेयर्ड। ठीक है, इसका V3 फॉर्म होगा, और हीट वेव इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डिक्लेयर ही आएगा ना, इसके बाद कैसे आ सकता है?
डिक्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, इसमें भी ऑप्शन है, बता देते हैं हम। ऑप्शन है वेनेबल, ऑप्शन है वेनेबल, एक है वॉटेबल, एक वेयरेबल, और एक है वेयरेबल। ये एक ही होता है वेयरेबल। बताइए क्या होगा? पॉज करिए वीडियो और बताने की कोशिश करिए आप कि ही वेव्स टू मी, उसने मेरे तरफ हाथ हिला, सॉरी हिलाया नहीं, हिलाता है। ही वेव्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो मेरे तरफ हाथ हिलाता है। हुएवर, हुएवर का मतलब होता है, जो पहला उसमें जो ऑलरेडी दिया है उसका मतलब होता है कि जो कोई भी, हुएवर ही सीज मी एट द विंडो, जो कोई भी वो हमें देखता है विंडो पे, खिड़की पे, तो जो कोई भी तो होगा नहीं, जब भी होगा, जब भी वो मुझे देखता है। तो जब भी का मतलब ये होता है वेन। वेन मतलब कैसे होता है? वेन मतलब कब, जब वगैरह, तो वेनेवर आंसर होगा हमारा। व्हाटएवर मतलब होता है जो कि, जब की, तो जब की तो आएगा नहीं। अब फील करके देखो, आप कोशिश करो, हम ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा ना लेक्चर। तो व्हाटएवर मतलब जब की, और एक है वेयरएवर, जहां भी। तो जहां भी इसलिए नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वो विंडो का बता रहा है, विंडो एक ही जगह है, तो विंडो एक है, एक जगह है, और वेयरएवर मतलब होता है जहां भी। तो जहां भी वो मुझे खिड़की पे देखता है, तो खिड़की एक ही है, तो जहां भी कैसे देख लेगा? जब भी होगा, ठीक है। ही वेव्स टू मी, वेयरएवर नहीं होगा कि वेयरएवर ही सीज मी एट द विंडो, क्योंकि इसलिए बता दिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि वेयरएवर हो सकता है, वेयरएवर भी हो सकता है, नहीं होगा वेयरएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें भी ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो है वो बस दो ही है। नो क्लेवर टू मेक के जगह पे नॉट इनफ क्लेवर टू मेक होगा, या नॉट क्लेवर इनफ टू मेक होगा। पहला क्या है कि नॉट इनफ क्लेवर, ओ यू होगा, इनफ क्लेवर, और एक लिख देते हैं नॉट क्लेवर इनफ, ठीक है। एक है नॉट इनफ क्लेवर, एक है नॉट क्लेवर इनफ टू मेक, ठीक है। ही इज नो क्लेवर टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजन। अच्छा एक बात और, यहां पे जो साउंड बिजनेस डिसीजन दिया है, तो साउंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा है साउंड डिसीजन, तो साउंड डिसीजन का मतलब होगा कि कोई भी एक दृढ़ निश्चय, कोई भी एक सही डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन, या एक कठिन डिसीजन, ऐसा करके साउंड डिसीजन को बोला जाता है। जनरली सही डिसीजन बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे साउंड डिसीजन वही है, साउंड बिजनेस है, कि वो उतना तेज नहीं है कि वो एक बिजनेस का सही डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? नॉट इनफ क्लेवर होगा कि नॉट क्लेवर इनफ होगा? कभी भी इनफ जो है वो नॉट क्लेवर, तो जब भी इनफ जो है वो क्लेवर के बाद में आएगा, कभी भी ये अपने नाउन के बाद में ही आता है, ठीक है। तो ही इज नॉट क्लेवर इनफ होगा, ना कि इनफ क्लेवर होगा। ओके, आप ऐसा ना समझें कि इनफ पहले आएगा, कभी भी आप ऐसा गलती ना करें, वो कभी भी अपने नाउन के बाद ही आता है, क्लेवर इनफ आता है, ना कि इनफ क्लेवर आता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा लिख सकते हो कि ही इज वेरी गुड एट मैथ्स, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो वेरी 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 गुड, ही इज वेरी गुड एट मैथ लिख सकते हो। लेकिन जब आपको वैसा लिखना होगा इनफ लगा के, तो आपको लिखना होगा कि ही इज गुड इनफ, ही इज गुड इनफ एट मैथ्स, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होगे। हाँ देखिए, यहां पे जो मेनी ऑफ द फूड है, मेनी ऑफ द फूड रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट्स, डॉटर आगे कुछ करके है, स्टेट गवर्नमेंट, बहुत लंबा था लेकिन मतलब इससे ही है। मेनी ऑफ द फूड आगे था कि रिक्वायर्ड फॉर द मूविंग माइग्रेंट्स विच इज कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ करके था। खैर अपना देखते हैं, मेनी ऑफ द फूड होगा कि नहीं होगा आप बताइए। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? एनी ऑफ द फूड होगा, मच ऑफ फूड होगा, या मोस्ट ऑफ द फूड होगा। देखिए एक है ऑप्शन एनी ऑफ द फूड, एक होगा क्या है मच ऑफ फूड। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस जो है ना आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको आंसर आता भी है, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां यही ऑप्शंस आपके काम आ जाए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हो। तो एनी ऑफ द फूड, एनी जो है वो क्या लेगा? काउंटेबल लेगा, और फूड को हम लोग जनरली अनकाउंटेबल समझते हैं, ठीक है। तो एनी के बाद अनकाउंटेबल आया मतलब ये गलत है। मच फूड हो सकता था, मच ऑफ फूड नहीं होगा, ऑफ की वजह से गलती हो गया। मच फूड हो सकता था, तो बचा एक मोस्ट ऑफ द फूड। और ऑप्शन डी था नो इंप्रूवमेंट, जो कि दिया है उसमें मेनी ऑफ द फूड। तो मेनी भी क्या है? मेनी क्या है? सॉरी, मेनी के बाद क्या आता है? काउंटेबल आता है, और फूड आ गया है मेनी ऑफ द फूड, तो फूड क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है, तो मेनी की वजह से गलती हो गया वो, तो मोस्ट ऑफ द फूड होगा। एनी हो या मेनी हो, उनके बाद जब भी आएंगे काउंटेबल आएंगे, तो फूड को हम लोग जनरली कंसिडर क्या करते हैं? अनकाउंटेबल। कुछ केस में ये काउंटेबल होता है, लेकिन उसको आप भूल जाए, उसके चक्कर में ना रहे, क्योंकि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखें, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेप्शन आप देखेंगे तो फिर सब कचरा हो जाएगा। आपको मेन रूल याद कर लेना, एक्सेप्शन मिलते रहते हैं, अपवाद मिलती रहती हैं,
क्वेश्चंस के हैं। देखिए क्या है, एनी ऑफ द बॉय इन माय टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन है सम ऑफ द बॉय, सम ऑफ द बॉय, सॉरी बॉयज है, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ बॉयज है, और क्या है ऑल द बॉय। बताइए क्या होगा, एनी ऑफ द बॉय। देखिए पहले तो एनी है, ये आर दिया है ना, इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आर हो सकता है एनी के साथ, क्योंकि एनी को हम लोग सिंगुलर में भी लेते हैं और प्लूरल में भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इज भी हो सकता था, आर भी हो सकता था, लेकिन एक चीज है कि एनी ऑफ द बॉयज होना चाहिए था, बॉयज, ठीक है। तो एनी बॉयज अगर रहता तो जो ऑप्शन जो उसमें दिया है ऑलरेडी वही सही हो जाता, नो इंप्रूवमेंट हो जाता। ऑल द बॉय नहीं होगा, ऑल द बॉयज होगा, ठीक है। ऑल के बाद, ऑल के बाद हम लोग क्या करते हैं बता रहे हैं, देखिए ऑल के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है, और जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है। हम कहना क्या चाहते हैं कि ऑल पर्सन्स आर कमिंग, ठीक है। और अगर एवरी रहा तो एवरी पर्सन इज कमिंग। एवरी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, नाउन भी। एवरी के बाद पर्सन भी सिंगुलर रहेगा, ऑल के बाद पर्सन क्या रहेगा, पर्सन्स रहेगा। यहाँ पे सिर्फ पर्सन रहेगा, ठीक है। इसका जो है सिंगुलर वर्ब रहेगा और सिंगुलर नाउन रहेगा, और इसका सॉरी इसका सिंगुलर रहेगा और इसका प्लूरल रहेगा। ऐसा करते हैं, आप समझ पा रहे हो। तो ऑल पर्सन्स आर कमिंग, एवरी पर्सन इज कमिंग, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ऑल द बॉयज होगा, ऑल द बॉय नहीं होगा। बचा ये सम ऑफ बॉयज, तो द लिया ही नहीं है, द दिखाना जरूरी है क्योंकि बोल रहा है कि मेरे टीम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो द नहीं लगा है, तो बचा ये सम ऑफ द बॉयज, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। ये ऑल और एवरी वाला समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जगह आपको कंफ्यूजन आता होगा, तो आप इसको समझें, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग ऑन सस्पेशन ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। इसको बताएं, हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ना कि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग, तो 30 पीपल से ज्यादा थे तो वर लगा, सही है। अरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि अरेस्टिंग कैसे हो सकता है, वो तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस दिखा रहा है ना कि अरेस्ट किए जा रहे हैं, वर अरेस्टिंग किए जा रहे थे, ऐसे नहीं होगा, अरेस्टेड होगा, ठीक है, अरेस्टेड होगा। हमें नहीं पता इसके, शायद अभी हमको लग रहा है कि इसके सॉल्यूशंस अभी नहीं दिए गए हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ हमें मिले हैं, इसका सॉल्यूशन हम खुद से बता रहे हैं, सॉल्यूशंस अभी शायद कहीं दिया नहीं है, या फिर पता नहीं, बता नहीं सकते हम। देखिए हाँ क्या है ये कि मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टेड ऑन सस्पेशन ऑफ टेररिज्म ऑफेंसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर अरेस्टेड होगा, ठीक है। वो जो पिछला बार बताया, हम चाहते हैं कि आप उसको याद कर लें। एवरी पर्सन इज कमिंग, ऑल पर्सन्स आर कमिंग, ठीक है। पर्सन में भी एस लग जाएगा, ऑल के बाद ऑल पर्सन्स, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। वहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए दोबारा बता दी क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल्स इन दैट हाउस इज द एल्डेस्ट। ये तो नॉर्मल सी आपको पता समझ में आ गया होगा कि दो लड़कियों की बात कर रहा है, कि ये बहुत मुश्किल है कहना कि दोनों में सबसे सुंदर कौन है। तो दोनों में सबसे सुंदर का कोई अर्थ ही नहीं है, ज्यादा सुंदर कौन है, दो है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि दो लोगों में कभी भी हम लोग सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं, तो एल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डर होगा। ओके, अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग टू ऑस्ट्रेलिया टू सेटल देयर। पहली बात कि 2 months में हमारी फैमिली जा रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहां पे सेट होने के लिए, टू सेटल देयर। लिव फॉर होता है, लिव फॉर मतलब कहीं के लिए निकलना। आप जहां पे हो वहां से अगर कहीं के लिए जा रहे हो तो लिव फॉर होता है। तो यहाँ पे जो लिव टू नहीं होगा, लिविंग टू नहीं होगा, लिविंग फॉर होगा, ठीक है। इन अबाउट 2 months आवर फैमिली विल बी लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया टू सेटल दिया, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। लिव टू का सेंस ऐसे आता है, लिव टू भी होता है लेकिन वो अलग होता है। जैसे वैसे होगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लिव इट टू मी, मतलब जितने सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लिव इट टू मी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जो भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। वहां पे लिव इट टू मी हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं होगा ना, लिव इट टू ऑस्ट्रेलिया, सब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 11। आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा, सर इसको सीरीज बढ़ाइएगा, हम और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जो होंगे ला देंगे, और कंप्लीट पिछले 2-3 साल आप बताइएगा जैसा वैसा हम लाके, और स्टोना का जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा स्टेनो का हम बता देंगे आपको। आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल सीटेड इन ऑफिस। आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, इसका मतलब शायद आपको समझ में आ रहा है, वरना आप पहले क्वेश्चन से ही हट जाते हैं। खैर, द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज, पहली बात कि इज बीइंग, कुछ केस में आप देखते होंगे लगता है कि पैसिव का फॉर्म चल रहा है, पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग इज बीइंग, तो आपको लग रहा है पैसिव का फॉर्म चलता है तो पता नहीं ये सही होगा गलती होगा, तो आपको बता दें कि अगर ऐसे रहता कि द स्टाफ इज एडवाइज, पहली बात तो ये गलत है क्योंकि एडवाइज की जगह एडवाइज्ड होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर हम बता दें कि द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड अगर रहता तो कुछ हद तक के लिए सही हो भी सकता था,
कि टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल सीटेड इन ऑफिस। अब आपको बता रहे हैं अगर ऐसा रहता कि द स्टाफ इज एडवाइज्ड, सोचिए अगर ऐसा रहता कि द स्टाफ इज एडवाइज्ड मतलब स्टाफ को बताया गया, उसको सलाह दिया गया कि वो डिस्टेंस मेंटेन करे जब वो सीट पर बैठा ऑफिस में, तो अब बताइए कि इज बीइंग एडवाइज्ड सही रहता कि इज एडवाइज्ड सही रहता? दोनों में क्या अंतर है? द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड और द स्टाफ इज एडवाइज्ड। आपको बता दें कि बीइंग एडवाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ दिन पहले से या बहुत दिन पहले से भी वो चीज सिखाया जा रहा है। मतलब कि अगर ऐसा लिखा रहता कि द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड, इसका मतलब हुआ कि स्टाफ को कुछ दिन पहले से या बहुत दिन पहले से सिखाया जा रहा है, अब भी सिखाया जा रहा है। बीइंग का मतलब होता है कि वो पहले से या बहुत पहले से और अभी तक सिखाया जा रहा है। और अगर रहता कि स्टाफ इज एडवाइज्ड मतलब स्टाफ को सिखा दिया गया है, ठीक है, इसका ये अर्थ नहीं है कि अभी भी सिखाया जा रहा है, लेकिन बीइंग लग गया इसका मतलब है कि अभी भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, आशा करता है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको हम क्लियर कर दें कि अगर ऐसा रहता कि द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड तो हम लोग सही इसको मान भी सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि द स्टाफ इज एडवाइज्ड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। जाने से पहले आपको एक शब्द पे छोड़ जाते हैं, नॉन द वाइजर। नॉन द वाइजर मतलब कि सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, सब कुछ बता दिया गया, इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज है। नॉन द वाइजर का मतलब ये होता है। ठीक है, इससे आप रिलेटेड बनाएं, एग्जाम्पल्स बनाएं और हमें कमेंट करें। अभी देखें आप कैसा एग्जाम्पल बना रहे हैं, हमें बना देते हैं जैसे आई हैव रीड द न्यूज़पेपर टुडे, मैंने न्यूज़पेपर आज पढ़ा, बट आई एम स्टिल नॉन द वाइजर, बट आई एम स्टिल नॉन द वाइजर, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूं कि मैंने पढ़ा क्या था। ठीक है, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर टुडे, मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, बट आई एम स्टिल नॉन द वाइजर, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूं कि जो मैंने पढ़ा पता नहीं सही है या गलत है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।